आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 की, लेकिन सिर्फ कौन जीता कौन हारा वाली टीवी डिबेट नहीं। आज हम बात करेंगे नंबर्स की, क्योंकि राजनीति में स्पीचेस हेडलाइंस बनाती हैं, लेकिन ट्रेंड्स हमेशा डेटा बनाता है। और बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मूड स्विंग था, और वो भी ऐसा जिसे देखकर एनालिस्ट्स ने दोबारा कैलकुलेटर उठाया। 2021 याद कीजिए, तब माहौल बिल्कुल अलग था। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बंगाल की सबसे मजबूत ताकत दिखाई दे रही थी। बीजेपी लगातार राइज कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उस मोमेंटम को रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 2021 में टीएमसी को लगभग 48% वोट शेयर मिला था, वहीं बीजेपी करीब 38% पर थी। रॉ नंबर्स में देखें तो टीएमसी को लगभग 2.9 करोड़ वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को लगभग 2.28 करोड़। मतलब दोनों पार्टियों के बीच अंतर था 61 लाख वोटों से ज्यादा। 61 लाख। राजनीति में यह छोटा गैप नहीं होता, ये वो गैप होता है जिसके बाद पार्टी ऑफिस में लोग आराम से चाय पीते हुए कहते हैं अगले 5 साल तो टेंशन फ्री है। 2021 के बाद पॉलिटिकल मैसेज काफी क्लियर था। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी की ग्रोथ रोक दी है, लेकिन पॉलिटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, यहां परमानेंट कुछ नहीं होता। वोटर कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट भी साइलेंटली कर देता है, और 2026 में वही हुआ। इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर लगभग 46% तक पहुंच गया, वहीं टीएमसी गिरकर करीब 41% पर आ गई। अब असली कहानी नंबर्स बताते हैं। 2021 में टीएमसी बीजेपी से 61 लाख वोट आगे थी, लेकिन 2026 में बीजेपी टीएमसी से 32 लाख वोट आगे निकल गई। यानी सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में इलेक्टोरल गैप लगभग 93 लाख वोट स्विंग कर गया। 93 लाख। इतना बड़ा शिफ्ट सामान्य एंटी इनकम्बेंसी से नहीं आता, यह तब आता है जब वोटर बिहेवियर स्ट्रक्चरली बदलने लगे। और इसी वजह से 2026 सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल रिवर्सल था। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 2021 में बीजेपी बंगाल में चैलेंजर थी, सीट्स जीत रही थी, लेकिन ज्यादातर नैरो मार्जिन से। सिर्फ 37 बीजेपी सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 10,000 वोट से ऊपर था, लेकिन 2026 में यह संख्या बढ़कर 118 हो गई। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है, क्योंकि कभी कभी जनता नाराज होकर सरकार बदल देती है, लेकिन जब बड़े मार्जिन्स लगातार पूरे राज्य में दिखने लगे तो उसका मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वोटर बेस शिफ्ट हो चुका होता है। मतलब पब्लिक ने सिर्फ ओपिनियन नहीं बदला, कॉन्फिडेंस भी बदल दिया। अब टीएमसी की स्थिति देखिए। 2021 में टीएमसी की 183 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 10,000 वोट से ऊपर था। मतलब पार्टी के पास एक मजबूत सेफ्टी कुशन था, लेकिन 2026 में यह संख्या गिरकर सिर्फ 64 रह गई। और राजनीति में यह सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि तब पार्टी सिर्फ सीट्स नहीं हार रही होती, उसकी सुरक्षित सीटें भी वल्नरेबल बनने लगती हैं। यानी जो किले पहले अजेय लगते थे, अभी दरवाजे खुलने लगते हैं। और ऑपोजिशन को राजनीति में बस इतनी सी दरार चाहिए होती है। अब मीडियन विक्ट्री मार्जिन देखिए। 2021 में टीएमसी का एवरेज विनिंग कंफर्ट लगभग 24,000 वोट्स था, बीजेपी का सिर्फ 9,000। लेकिन 2026 में पूरा इक्वेशन उल्टा हो गया। बीजेपी का मीडियन मार्जिन लगभग 24,000 तक पहुंच गया, और टीएमसी गिरकर लगभग 11,000 पर आ गई। ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं कहलाता, ये डोमिनेंस कहलाता है। और यही वजह है कि बंगाल 2026 को सिर्फ गवर्नमेंट चेंज के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक बड़े पॉलिटिकल ट्रांजिशन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि कई बार चुनाव रिजल्ट्स सिर्फ सरकार नहीं बदलते, पूरी पॉलिटिकल साइकोलॉजी बदल देते हैं। राजनीति में सिंबोलिज्म बहुत मायने रखता है। कई बार एक सीट सिर्फ सीट नहीं होती, वो मैसेज होती है, एक इमोशन होती है। और ममता बनर्जी की पॉलिटिकल जर्नी में 2021 से 2026 तक सिंबोलिज्म लगातार दिखाई देता है। 2021 में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। नंदीग्राम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, वही जगह थी जिसने ममता बनर्जी को बंगाल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेहरा बनाया था। लैंड एक्विजिशन आंदोलन से लेकर लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी वहीं से मजबूत हुई थी। लेकिन वही गैम्बल
उल्टा पड़ गया। वो सुवेंदु अधिकारी से लगभग 2000 वोटों से हार गई। अब टेक्निकली ये बड़ा शॉक था, लेकिन पॉलिटिकली डैमेज लिमिटेड रहा, क्योंकि टीएमसी ने पूरे बंगाल में 213 सीटें जीत ली थी। मतलब कैप्टन पर्सनल मैच हार गया, लेकिन पूरी टीम ट्रॉफी लेकर घर आ गई। इसलिए 2021 में ममता बनर्जी की पर्सनल डिफीट के बावजूद उनका पॉलिटिकल कंट्रोल बरकरार रहा। लेकिन 2026 में कहानी पूरी बदल गई। इस बार उन्होंने भवानीपुर से चुनाव लड़ा। अब भवानीपुर कोई ऑर्डिनरी सीट नहीं थी, ये टीएमसी का कंफर्ट जोन था। कोलकाता का वो इलाका जहां पार्टी को हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता रहा। सीधे शब्दों में कहें तो ये सीट बैटलफील्ड कम फोर्ट्रेस ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन 2026 में वही फोर्ट्रेस टूट गया। इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी फिर सुवेंदु अधिकारी से हार गई, और इस बार मार्जिन लगभग 15,000 वोट्स का था। और यही चीज पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट बन जाती है, क्योंकि नंदीग्राम में हार को लोग सिंबॉलिक रिस्क कह सकते थे, लेकिन भवानीपुर में हार वो कॉन्फिडेंस कोलैप्स जैसा दिखने लगा। मतलब 2021 में उन्होंने एक कठिन लड़ाई हारी थी, लेकिन 2026 तक उनका सेफेस्ट जोन भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और राजनीति में जब स्ट्रॉन्ग गोल्ड कमजोर दिखने लगे तो ऑपोजिशन सिर्फ सीटें नहीं जीतती, नैरेटिव भी जीतने लगती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए, 2026 का इलेक्शन सिर्फ बीजेपी की जीत की कहानी नहीं था, ये ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेशन की भी कहानी थी। डेटा देखिए, बीजेपी को लगभग 45.85% वोट शेयर मिला, टीएमसी को करीब 40.8%, लेकिन कांग्रेस, सीपीआईएम और आईएसएफ के वोट जोड़ दें तो टोटल अपोजिशन वोट लगभग 49% के आसपास पहुंच जाता है। यानी मैथमेटिकली बीजेपी अनस्टॉपेबल नहीं थी। अब ऑब्वियसली इलेक्शन सिर्फ स्टेट वाइड परसेंटेजेस से डिसाइड नहीं होते, वोट्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन नंबर्स एक चीज साफ बताते हैं, एंटी बीजेपी वोट डिवाइडेड था। और यही शायद ममता बनर्जी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक साबित हुई। नेशनल लेवल पर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, लेकिन बंगाल में उन्होंने लार्जली सोलो फाइट चुनी। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी साथ लड़ती तो बीजेपी को रोकना आसान हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए फर्क का सीट को देखिए, वहां कांग्रेस और टीएमसी का कंबाइंड वोट बीजेपी से काफी ज्यादा था। मतलब अरिथमेटिक अलग स्टोरी बता रहा था। और बाइपोलर इलेक्शंस में यही सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, जब मुकाबला दो बड़े कैंप्स में बदलने लगे और अपोजिशन फ्रैगमेंटेड रहे तो वोट स्प्लिट सीधे एडवांटेज बन जाता है। 2026 तक बंगाल की पॉलिटिक्स धीरे धीरे बीजेपी वर्सेस रेस्ट मोड में शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन टीएमसी अभी भी 2021 वाला मॉडल खेल रही थी, और शायद यही सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ इलेक्शन हारना था? शायद नहीं, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ स्विंग सीट्स नहीं जीती, उन्होंने टीएमसी के कोर स्ट्रॉन्ग गोल्ड्स में भी एंट्री कर ली। मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट्स, कोलकाता स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, नॉर्थ बंगाल, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे रीजन्स, कई जगहों पर टीएमसी के बड़े चेहरे हार गए। और यही चीज 2026 को पॉलिटिकली हिस्टोरिक बनाती है, क्योंकि जब कोई पार्टी ऑपोजिशन एरियाज में हारती है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब पार्टी अपने साइकोलॉजिकल सेफ जोन्स खोने लगे तो वो सिर्फ इलेक्टोरल डिफीट नहीं रहती, वो सिस्टम लेवल डिक्लाइन जैसा दिखने लगता है। और शायद इसी वजह से बंगाल 2026 को लोग सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, एक पॉलिटिकल एरा शिफ्ट की तरह देख रहे हैं। अब यहां से बंगाल इलेक्शन की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहती, यहां से डिबेट एक और लेवल पर चली जाती है, इलेक्टोरल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर। और इसी डिस्कशन के सेंटर में आता है एसआईआर कंट्रोवर्सी। अब सबसे पहले समझते हैं मामला क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल में वोटर स्क्रूटिनी प्रोसेस के दौरान लगभग 27 लाख वोटर्स वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन या डिलीशन रिव्यू के दायरे में आए। बाद में इनमें से कुछ केसेस रिस्टोर हुए, लेकिन पोलिंग से पहले बड़ी संख्या अनरिजॉल्व्ड रही। अब नंबर्स पर ध्यान दीजिए, वेस्ट बंगाल का टोटल इलेक्टोरेट लगभग 7 करोड़ वोटर्स के आसपास माना जाता है, और 27 लाख वोटर्स मतलब लगभग 3.8% इलेक्टोरेट। अब इसे फाइनल वोट शेयर से कंपेयर कीजिए, बीजेपी लगभग 45.85%, टीएमसी लगभग 40.8%। डिफरेंस
करीब 5 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी गैप बहुत बड़ा नहीं था। और यहीं से कंट्रोवर्सी पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव बन जाती है, क्योंकि अगर हाइपोथेटिकली उन अनरिजॉल्व्ड वोटर्स का सिग्निफिकेंट हिस्सा टीएमसी स्ट्रॉन्ग गोल्ड से आता हो, खासकर माइनॉरिटी बेल्ट्स या अर्बन पॉकेट्स से, तो इलेक्शन डायनामिक्स काफी बदल सकते थे। अब यहाँ एक बात बहुत साफ होनी चाहिए, कोई भी ऑनेस्टली ये क्लेम नहीं कर सकता कि सारे 27 लाख वोटर्स सिर्फ एक ही पार्टी के सपोर्टर्स थे, या रिजल्ट ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाता। पॉलिटिक्स एक्सेल शीट नहीं होती जहां कंट्रोल प्लस जेड दबाते ही सरकार बदल जाए। लेकिन सवाल फिर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या इलेक्टोरल बैटलफील्ड पूरी तरह न्यूट्रल था? और यही रीजन है कि SIR इश्यू सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिबेट नहीं रहा, ये पॉलिटिकल ट्रस्ट का इश्यू बन गया, क्योंकि डेमोक्रेसी में परसेप्शन भी उतना ही पावरफुल होता है जितना प्रोसेस। अगर बड़ी संख्या में वोटर्स को लगे कि सिस्टम अनइक्वल है, तो कंट्रोवर्सी रिजल्ट के बाद भी खत्म नहीं होती। अब दूसरी तरफ एक इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। कई ऑपोजिशन लीडर्स ने पूरा फोकस SIR कंट्रोवर्सी पर रखा, लेकिन डेटा एक और अनकंफर्टेबल चीज दिखाता है। टीएमसी की प्रॉब्लम्स सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस तक सीमित नहीं थी। ग्राउंड लेवल पर गवर्नेंस परसेप्शन कमजोर हुआ था, पॉलिटिकल फैटीग दिखने लगी थी, और सबसे बड़ा फैक्टर ऑपोजिशन यूनिटी एब्सेंट थी। मतलब अगर एक क्रिकेट टीम लगातार कैचेस ड्रॉप करे, तो सिर्फ अंपायर को ब्लेम करके मैच नहीं जीता जा सकता। यही बंगाल 2026 का कॉम्प्लेक्स रियलिटी चेक है। एक तरफ इलेक्टोरल फेयरनेस पर सवाल उठे, दूसरी तरफ ऑपोजिशन स्ट्रेटेजी में भी मेजर क्रैक्स दिखाई दिए। और पॉलिटिक्स में अक्सर यही होता है, हार कभी एक वजह से नहीं आती, वो कई छोटी गलतियों का कंबाइंड रिजल्ट होती है। अब इमेजिन कीजिए वोटर साइकोलॉजी को। एक तरफ बीजेपी अग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में थी, नैरेटिव क्लियर था, काडरे एनर्जाइज्ड था। दूसरी तरफ ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेड थी, अलायंस कंफ्यूजन था, और कई जगहों पर लोकल कोऑर्डिनेशन लगभग मिसिंग था। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ अपने वोटर्स कंसोलिडेट नहीं करने थे, उन्हें डिवाइडेड ऑपोजिशन का एरिथमेटिक एडवांटेज भी मिल रहा था। और बाइपोलर इलेक्शंस में एरिथमेटिक बहुत रूथलेस होता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट 3 हिस्सों में बंट जाए, तो सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नेचुरली एडवांटेज में चली जाती है। यानी बंगाल इलेक्शन सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं था, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस फ्रैगमेंटेशन की भी लड़ाई थी। और शायद इसी वजह से 2026 का वर्डिक्ट इतना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ वोट्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने परसेप्शन बनाया कि बंगाल की पॉलिटिक्स अब परमानेंटली टू साइडेड कॉन्टेस्ट बन चुकी है। और वंस वोटर्स को लगने लगे कि पॉलिटिकल मोमेंटम बदल रहा है, तो स्विंग और तेज होने लगता है। पॉलिटिक्स में मोमेंटम बिल्कुल स्टॉक मार्केट जैसा होता है। जब कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, और जब गिरता है, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि 2026 को कई एनालिस्ट्स सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं, बल्कि बंगाल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन मान रहे हैं। टीएमसी की सबसे बड़ी कमजोरी शायद बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुई थी। पहला फैक्टर, ओवर कॉन्फिडेंस। 2021 की बड़ी जीत के बाद शायद यह मान लिया गया कि बंगाल मॉडल अकेले बीजेपी को रोकने के लिए काफी रहेगा। लेकिन 2026 तक पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल चुका था, वोटर्स बदल चुके थे, कैंपेनिंग स्टाइल बदल चुकी थी, और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन स्ट्रैटेजी में उसी लेवल का एडेप्टेशन दिखाई नहीं दिया। दूसरा फैक्टर, अलायंस पॉलिटिक्स। नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन यूनिटी की बात हो रही थी, लेकिन बंगाल में ग्राउंड कोऑर्डिनेशन लगभग एब्सेंट था। और बाइपोलर इलेक्शंस में फ्रैगमेंटेड ऑपोजिशन अक्सर रूलिंग नैरेटिव को इनडायरेक्टली हेल्प कर देती है। मतलब ऑपोजिशन ने बीजेपी को हराने की कोशिश की, लेकिन मैथमेटिक्स ने क्वाइटली बीजेपी की मदद कर दी। तीसरा फैक्टर, गवर्नेंस परसेप्शन। किसी भी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकार के सामने एक चैलेंज आता है, पॉलिटिकल फटीग। धीरे धीरे जनता एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने लगती है, और ऑपोजिशन सिर्फ सरकार की गलतियां नहीं गिनाती, वो चेंज को इमोशन बना देती है। 2026 तक शायद बंगाल में वही फटीग विजिबल होने लगी थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इलेक्शन सिर्फ वन साइडेड था, रियलिटी कहीं ज्यादा लेयर्ड है। हाँ, SIR कंट्रोवर्सी पर डिबेट जारी रहेगी। हाँ, इलेक्टोरल फेयरनेस पर सवाल उठते रहेंगे, और शायद आने वाले समय में इस पर और पॉलिटिकल डिस्कशन भी होगा।
लेकिन साथ ही ये भी सच है कि नंबर्स रिपीटेडली एक चीज इंडिकेट करते हैं। टीएमसी ने अपनी पॉलिटिकल फोर्ट्रेस पहले ही कमजोर होने दी थी, और जब फोर्ट्रेस अंदर से कमजोर होने लगे तो बाहर का हमला ज्यादा डेंजरस हो जाता है। यही शायद बंगाल 2026 का सबसे बड़ा लेसन है। डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉपुलैरिटी काफी नहीं होती, एडेप्टेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे रिस्की सेंटेंस होता है, हम तो ऑलरेडी सेफ हैं। इतिहास बताता है वोटर को सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है, और बंगाल 2026 शायद उसी सरप्राइज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। तो आखिर में बंगाल 2026 सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि पॉलिटिक्स में कोई भी फोर्ट्रेस परमानेंट नहीं होता। वोटर क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और फिर एक दिन पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन बदल देता है। इस चुनाव ने 3 बातें साफ कर दी। ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है, अलायंसेस मैटर करते हैं, और डेमोक्रेसी में आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में स्पीचेस ट्रेंड कर सकती हैं, लेकिन डेटा लंबे समय तक सच याद रखता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम पॉलिटिकल नॉइज नहीं, पॉलिटिकल नंबर्स डिकोड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सेफ डिस्टेंस बनाए रखिए।